गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स और कितने पार्टनर और क्या पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि एक अपने शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ तो पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन की बात करें अपन तो साझेदारी जब एक बार स्टार्ट हो जाती है और उसमें बीच में 20 साल में या बीच टाइम पीरियड में हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो जो होता है वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। बुक की लैंग्वेज में हम देख लेते हैं। किसी साझेदारी फर्म में विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश अथवा किसी भी साझेदार का निवृत्ति या अवकाश ग्रहण आदि फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। संक्षिप्त में साझेदारी फर्म के समझौते में परिवर्तन ही साझेदारी का पुनर्गठन होता है। मतलब जो हम पार्टनरशिप डेट जो बनाते हैं, साझेदारी संलेख जो हम बनाते हैं, उसमें अगर हम बीच टाइम पीरियड में यानी कि साझेदारी चलते वक्त बीच में अगर हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई जो साझेदारी संलेख है उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पुनर्गठन कहलाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। अब इस चेंज के कई सारे कारण हो सकते हैं, कुछ 4-5 कारण हैं जो साझेदारी का पुनर्गठन करने के लिए ज़रूरी है ना। ये 5 चीज़ें हमारे बिजनेस में हो सकती है। जैसे पुनर्गठन की दशाओं की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट है वर्तमान साझेदार के लाभ अनुपात में परिवर्तन। अब जैसे क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो हमारे वर्तमान पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हों, ठीक है। जब हमारे साझेदारी में अगर उनमें से कोई एक साझेदार या तो रिटायर हो जाए या वो अवकाश ग्रहण कर ले या उसकी डेथ हो जाए किसी भी कारण से, वो काम करने का योग्य घोषित हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पार्टनर हमारे व्यापार से चले जाएगा, है ना। अब जो बाकी बचेंगे पार्टनर उनका प्रॉफिट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा मतलब कहने का ये है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एट एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जैसे 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हमारे पास है। अब 3 में से कोई एक साझेदार अगर रिटायर हो जाता है तो पहले हमारे पास प्रॉफिट क्या था, 33% आ रहा था हमारा। अब हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये हमारे लाभ हानि अनुपात में क्या होगा, परिवर्तन एक प्रकार से आया। इसी प्रकार से मान लो कि अगर हमको बीच में किसी एक नए पार्टनर की आवश्यकता हो तो अगर हम एक पार्टनर को बढ़ा लेते हैं, तो अभी हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अभी हमारा प्रॉफिट था 33%, अगर हम एक पार्टनर को बढ़ा लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब हमें नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है या हमारे व्यापार से पार्टनर जाता क्यों है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास नए साझेदार के फर्म में प्रवेश। अगर कोई नया साझेदार हमारे व्यापार में आता है तो भी हमारे फर्म में क्या होता है कि हमारा लाभ हानि में परिवर्तन होता है और वो भी साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। इसी प्रकार से साझेदार की निवृत्ति होगी, निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण करना, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि साझेदार जब हमारे पास से अवकाश ग्रहण करेगा तो हमारे लाभ हानि में परिवर्तन यहाँ पर भी होता है। वो किस प्रकार से होता है मैं आपको मेरे पहले पॉइंट में समझा चुका हूँ। उसके बाद साझेदार की मृत्यु, ये भी सेम वही पॉइंट है कि निवृत्ति, अवकाश या मृत्यु। निवृत्ति जो होती है वो स्वेच्छा से हो सकती है, अवकाश जो होता है वो स्वेच्छा से हो सकता है, लेकिन मृत्यु स्वेच्छा से नहीं होती, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक साझेदार कम होगा और लाभ हानि में परिवर्तन आएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है 2 साझेदारी फर्मों का एकीकरण या
सविलियन। तो इसमें क्या होता है कि जब एक जैसी दो कंपनियां होती जो हमारे बिजनेस कर रही हैं, अगर वो दोनों कंपनियां आपस में मिल जाए तो वो साझेदारी का एकीकरण कहलाता है। और जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो उनकी असेट्स, उनकी लाइबिलिटीज़, उनके प्रॉफिट, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके पार्टनर, उनकी कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मिक्सअप होंगी। और जब किसी भी कंपनी के लाभ, दो कंपनी के लाभ जुड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, क्योंकि उसके पार्टनर भी आपके साथ प्लस हुए हैं, ठीक है, उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपके साथ प्लस माइनस होगी, है ना। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि दो एक जैसी ही कंपनी, जैसे कि मान लो कि टूथपेस्ट कंपनी है, हमारे मार्केट में कई सारी टूथपेस्ट कंपनियां चलती हैं, जैसे कि कोलगेट है, क्लोजअप है, और उसके बाद पेप्सोडेंट है, और ऐसे कई प्रकार की हमारे पास कंपनियां हैं। अब अगर ये जैसे दो कंपनियां हैं, काम तो वही करी टूथपेस्ट का, जैसे अपन ले लेते हैं एक पेप्सोडेंट और एक ले लेते हैं कोलगेट। दोनों कंपनी जो है बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। दोनों का प्रॉफिट जो है 70-30 के रूप में आता है। अब अगर पेप्सोडेंट कंपनी ये चाहती है कि मेरा प्रॉफिट जो है 30% से बढ़कर 50% हो जाए, तो उसे क्या करना होगा कि कोलगेट कंपनी को अपना पार्टनर बनाना होगा। अगर हमको सामने वाले का कंपटीशन ख़त्म करना है तो सबसे सही तरीका ये होता है कि आप उसे पार्टनर अपना बना लें। उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो एकदम से बढ़ जाएगा, या आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपका जो प्रॉफिट है वो 50-50% हो गया है। उस केस में क्या होगा कि आपके जो पार्टनर है उनका लाभ या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाली कंपनी का भी दायित्व आपके पास आ गया है, सामने वाली कंपनी का असेट्स आपके पास आ गया है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ लास्ट ईयर उसने जो भी कमाया है वो सारी चीज़ें आपके पास होगी। तो ये हमारा साझेदारी का एकीकरण होता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। इसकी आगे आपको साझेदारी के लाभ हानि में परिवर्तन एग्जाम्पल के सहित आपको किताब के लैंग्वेज में समझाया गया है। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश, साझेदार की निवृत्ति या अवकाश, साझेदार की मृत्यु और दो फर्मों का एकीकरण। अब लाभ हानि में परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी पार्टनर, जो विद्यमान पार्टनर है, सहमति के साथ अगर चाहते हैं कि हमारे लाभ हानि में परिवर्तन हो, यानी कि अगर पहले वो प्रॉफिट अगर 3:2:1 में अगर बांटते थे, और अगर वो चाहते हैं कि भविष्य में हमारा जो लाभ है वो 1:1:1 हो जाए, यानी कि बराबर बराबर हो जाए, तो ये साझेदारों की सहमति के द्वारा हो सकता है। ये निश्चय किया जा सकता है कि बराबर बराबर वो हमारा लाभ बांटेंगे। तो ये फर्म का पुनर्गठन होगा। इसमें लाभ प्राप्ति त्याग के अनुपात की गणना की जाएगी। ख्याति, संचित लाभ, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किए जाते हैं। इसी प्रकार से जब नया साझेदार हमारे बिजनेस में आता है तो भी हमारा लाभ क्या होगा, वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, क्योंकि अब जब नया पार्टनर आया है तो वो अपने साथ जो पूंजी और गुडविल लेकर आएगा वो किसी एक पर्टिकुलर किसी प्रॉफिट के लिए वो लेकर आता है, तो उसे हमारे बिजनेस में से प्रॉफिट देना होगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि ए को अगर हम किसी अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, ए और बी क्या है, 1:2 के अनुपात में लाभानी विभाजन करते हैं, उन्होंने सी को अपना लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है, तो यह फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। साझेदार की निवृत्ति या अवकाश। अब जब साझेदार की निवृत्ति या अवकाश होगा, यानी कि जब साझेदार हमारे बिजनेस से रिटायर हो जाएगा किसी भी कारण से, तो हमारा जो पहले का प्रॉफिट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो फर्मों का एकीकरण मैं आपको समझा चुका हूँ। अब साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन, ये दो प्रकार से होता है। या तो साझेदार का क्या होगा, त्याग अनुपात होगा, या क्या होगा, साझेदार का लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। अब त्याग अनुपात क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्म के पुनर्गठन के फलस्वरूप जब लाभ का विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, इसमें वर्तमान साझेदार में से किसी एक अथवा अधिक साझेदारों को किसी एक या अधिक साझेदार के पक्ष में अपने लाभ को समर्पित करना पड़ता है, ठीक है।
मतलब कहने का ये है कि जब कोई नया साझेदार हमारे व्यापार में आता है तो हमें उसे लाभ देना पड़ेगा और वो हमारे लाभ में से ही हिस्सा कम होकर हम उसे देंगे। तो ये साझेदार का त्याग अनुपात कहलाता है। त्याग अनुपात का फार्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जो हमारा पुराना अनुपात रहेगा उसमें से जो हम नया अनुपात जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, नए वाले पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं, वो माइनस कर दिया जाएगा, तो वो त्याग अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार से लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा कि इसके अंतर्गत भी जब कोई साझेदार हमारे व्यापार से निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लाभ को क्या करते हैं कि पुराने साझेदार कुछ एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं या उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि पुराने साझेदारों के लाभ का अनुपात भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका फार्मूला जो है जो पिछला फार्मूले से थोड़ा सा उल्टा है। लाभ प्राप्ति अनुपात इक्वल टू होगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। आज के मेरे वीडियो में इतना ही है। कल हम इसकी गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल क्या चीज़ होती है, गुडविल कैसे उत्पन्न होती है और उसको कैसे उसको बनाया जाता है या कैसे उसको कैलकुलेशन किया जाता है। आपके लिए होमवर्क में यही है कि आप इसका मीनिंग डिटेल में अंडरस्टैंड करें। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात और पुनर्गठन और पार्टनरशिप फर्म।